हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले शिक्षक के खिलाफ केस। बच्चों ने सुनाया पहाड़ा, डीएम ने इनाम दे बढ़ाया हौसला। 8 शिक्षक अनुपस्थित, स्कूल में मिले कम बच्चे। विद्यालय का माहौल खराब करने के आरोप में शिक्षक निलंबित। ये ऐप कर रहे हैं आपकी जासूसी, आईटी विशेषज्ञों ने किया आगाह। मोबाइल का खराब नेटवर्क या कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने के नाम पर ठगी। शिक्षक रहें सतर्क, बुनियादी शिक्षा के 9 मॉड्यूलों को होगी मॉनिटरिंग। 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइया की नियुक्ति। पढ़िए क्या है शासन की नई व्यवस्था। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स मैन हब यूट्यूब चैनल पर। पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले शिक्षक के खिलाफ केस। तुलसीपुर बलरामपुर गैसरी शिक्षा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सदाडीह में तैनात शिक्षक को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। पहली पत्नी ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ तुलसीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी ने अपनी दूसरी शादी पहली पत्नी से 4 साल तक छिपा कर रखी थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। वसुधा विहार कॉलोनी फेज 1 थारा बर्रा कानपुर नगर के रहने वाली मनोरमा देवी ने तुलसीपुर थाने में तहरीर दी है। इसमें बताया कि उनका विवाह 21 नवंबर 2009 को फतेहपुर जिले के ग्राम गोविंदपुर निवासी अरुण कुमार गुप्ता से हुआ था। अरुण बलरामपुर के गैसरी बाग के उच्च प्राथमिक विद्यालय सदाडीह में शिक्षक हैं। मनोरमा देवी भी कानपुर में शिक्षिका हैं। मनोरमा देवी का आरोप है कि पति अरुण ने बलरामपुर में रहते हुए वर्ष 2018 में सिद्धार्थ नगर की तलाकशुदा महिला से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद अरुण ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। मनोरमा देवी के मुताबिक गत 3 अगस्त को वह अचानक पति अरुण के तुलसीपुर स्थित घर पहुंची तो उसे दूसरी पत्नी संग पाया। विरोध करने पर अरुण ने उन्हें पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि मनोरमा देवी की तहरीर पर आरोपी शिक्षक अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर केपी चौधरी को सौंपी गई। बच्चों ने सुनाया पहाड़ा, डीएम ने इनाम दे बढ़ाया हौसला। फखरपुर बहराइच प्रसिद्धि विद्यालयों पठन पाठन की गुणवत्ता, साफ सफाई, छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद व एसपी केसी चौधरी ने विकासखंड फखरपुर अंतर्गत संविलियन विद्यालय तखवा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बच्चों से 8 का पहाड़ा सुना। बच्चों ने सही पहाड़ा सुनाया तो डीएम नाम देकर उनका फैसला बढ़ाते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। डीएम के हाथ इनाम पाकर बच्चे के चेहरे खिल उठे। प्रधानाध्यापक ने डीएम को बताया कि विद्यालय में नामांकित बच्चों की कुल संख्या 326 है, जिसमें 162 छात्र और 164 छात्राएं हैं। गाजीपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को 3 टीम ने शिक्षा क्षेत्र देवकली, करंडा एवं काशवाबाद के 80 विद्यालयों का मंगलवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक प्रभारी प्रधानाध्यापक, 3 सहायक अध्यापक, 3 शिक्षा मित्र एवं 1 अनुदेशक अनुपस्थित पाए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय गंगौली में 1 सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय भीतरी में 1 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय जहानपुर में 1 शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय करंडा प्रथम में 1 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालय करंडा में 1 अनुदेशक तथा कंपोजिट विद्यालय बेलसड़ी में प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपस्थित पाए गए। इन विद्यालयों के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा द्वितीय एवं प्राथमिक विद्यालय सरैया खास का निरीक्षण किया, जिसमें सभी अध्यापक उपस्थित पाए गए। नामांकन के सापेक्ष छात्रों की उपस्थिति कम पाई गई। विद्यालय परिसर में साफ सफाई का अभाव था, जिसके लिए सभी स्टाफ को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय गंगौली में 1 सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय भीतरी में 1 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय जहानपुर में 1 शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय करंडा प्रथम में 1 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालय करंडा में 1 अनुदेशक तथा कंपोजिट विद्यालय बेलसड़ी में प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपस्थित पाए गए। इन विद्यालयों के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा द्वितीय एवं प्राथमिक विद्यालय सरैया खास का निरीक्षण किया, जिसमें सभी अध्यापक उपस्थित पाए गए। नामांकन के सापेक्ष छात्रों को उपस्थित कम पाई गई। विद्यालय परिसर में साफ सफाई का अभाव था, जिसके लिए सभी स्टाफ को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया। विद्यालय का माहौल खराब करने के आरोप में शिक्षक निलंबित, जाने क्या है मामला। बल्दी राय सुल्तानपुर विद्यालय के शिक्षकों पर 3 आरोप लगाकर बयान देने के मामले में कंपोजिट विद्यालय अशरफपुर के सहायक अध्यापक नागेंद्र प्रताप सिंह को बीएसए ने निलंबित कर दिया। सहायक अध्यापक ने विद्यालय के शिक्षकों पर कार्यालय में शराब पीने का आरोप लगाते हुए मीडिया में बयान दिया था। प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए शिक्षक संकुल ने दी वरिष्ठ शिक्षकों को वस्तुस्थिति पता करने के लिए भेजा गया था। विद्यालय के 10 में से 9 अध्यापकों ने बताया कि स्कूल में कोई शराब का सेवन नहीं करता, ना ही ऐसा करते हुए किसी ने देखा है।
वयों ने भी ऐसी घटना से इनकार किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए को भेजी रिपोर्ट में बताया कि सहायक अध्यापक इसी क्षेत्र के निवासी हैं, स्थानीय लोगों से मिलकर अध्यापकों को परेशान करने के कुचक रचते हैं। बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दोस्तों को संबद्ध किया। मरपुर खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। आप रहें सावधान, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये ऐप कर रहे हैं आपकी जासूसी, आईटी विशेषज्ञों ने किया आगाह। खाना ऑर्डर करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करने तक और अपने घर की सफाई कराने तक, कैब बुक करने और रास्ते की तलाश करने तक रोजाना किसी न किसी ऐप से हमारा सामना होता ही है। इसने हमारे काम करने, खेलने, संवाद करने और खरीदारी करने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। ऐप ने सहूलियतें तो दी हैं, पर इसके बदलाव कुछ ऐप आपको जरूरी जानकारी भी चुरा रहे हैं। ऐप से जुड़े कुछ जोखिमों के बारे में बता रहे हैं आईटी विशेषज्ञ बालेंदु दाधीच। आज हर हाथ में है और हर काम के लिए ऐप, संदेश भेजने के लिए ऐप, फोटो खींचने के लिए ऐप, चैट करने के लिए ऐप, वीडियो कॉल करने के लिए ऐप, पैसे के लेन देन के लिए, रेडियो सुनने और फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए ऐप। आपके मोबाइल में तमाम किस्म के ऐप हैं, फिर भी मन है कि भरता है नहीं। माने अकेले गूगल आज स्टोर पर 26,618.5 लाख आईटी विशेषज्ञ ऐप हैं। ऐसे हैं फ़ोन के अनुसार भारत अब प्रति इंस्टॉल और उपयोग किए जाने की संख्या में विश्व स्तर पर नंबर 1 देश बन गया है। जाहिर है ऐप हमारी ज़रूरत बन गए हैं, लेकिन इस बात को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ ऐप व्यक्तिगत जैसे मैसेज, फोटो, कॉल हिस्ट्री की जासूसी करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लोग धड़ाधड़ ऐप डाउनलोड करने लगे हैं बिना इस तरफ गौर किए कि इंस्टॉल किए जाते समय यह ऐप आपसे कैसी कैसी मांग रहा है। जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स की सूची देख सकते हैं, आपके कैमरे का इस्तेमाल कर को एक्सरेस, क्या आपके फ़ोन पर कुछ स्टेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी क्या जल्दी कि आप हर ऐप को अपना सब कुछ थमा देने का मादा है, जो आप किसी दूसरे इंसान के देने की बात सपने में भी कभी नहीं सोच सकते। लेकिन ऐप्स को समय कभी नहीं ऐसा करके आप अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता कि कौन से ऐप्स हमारी जासूसी कर रहे हैं। असल में कुछ ऐप्स किसी तरह की आपको और सूचनाओं पर निगाह रखने तथा अपराधी तक भेजने में सक्षम है। इन सूचनाओं में आपको पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं, जैसे फ़ोन नंबर, पता, फोटो और यहाँ तक कि पहचान पत्र जैसे दस्तावेज भी हैं। मोबाइल का खराब नेटवर्क या कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने के नाम पर ठगी, ऐसा ना करें नहीं तो होगी परेशानी। साइबर जालसाज आए दिन कोई न कोई नया हथकंडा अपनाकर लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। पहले बिजली बिल अपडेट के नाम पर ठगी की जा रही थी, अब वे मोबाइल का खराब नेटवर्क या कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। यूजर के झांसे में आने के बाद फ़ोन पर कोड डायल करवाकर उसे हैक कर लेते हैं। ये खुद को दूरसंचार कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फ़ोन करते हैं, नेटवर्क में परेशानी को लेकर पूछताछ करते हैं, झांसे में आते हैं, जेब पर डाका डाल देते हैं। दिल्ली में ऐसी सैकड़ों शिकायतें सामने आई हैं। इस तरह विश्वास दिलाते हैं। दरअसल साइबर अपराधियों की ओर से मोबाइल यूजर को यह कहते हुए विश्वास में ले जाता है कि उन्हें किसी तरह का ओटीपी या पिन बताने की आवश्यकता नहीं है, ताकि यूजर विश्वास में आ जाए कि यह सही प्रतिनिधि है। इसके बाद जिन यूजर के द्वारा खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या बताई जाती है, उन्हें एक स्पेशल कोड डायल करने को कहा जाता है। साइबर जालसाज ऐसे ठगी करते हैं। साइबर बदमाश किसी मोबाइल पर रैंडम मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं। इसमें लिखा होता है कि आपकी मोबाइल नेटवर्क पर समस्या रहती है तो उसे ठीक कराएं, या कॉल करके भी यह बात कही जाती है। मैसेज देखकर या तो पीड़ित कॉल करता है या फिर आरोपी यूजर से संपर्क कर खुद को कंपनी का अधिकारी बताते हुए पीड़ितों को उसकी डिटेल ले लेते हैं, या उनके मोबाइल से ही स्पेशल कोड डायल कराकर उसे हैक कर लेते हैं। सभी कॉल दूसरे नंबर पर डाइवर्ट हो जाते हैं। स्पेशल कोड डायल करते ही सभी कॉल साइबर ठगों के नंबर पर डाइवर्ट हो जाती है। ये यूजर के व्हाट्सएप और नंबर का दुरुपयोग कर यूजर को ठगते हैं। चूँकि यूजर से जुड़े नेटवर्क पर व्हाट्सएप का जो नंबर दिखता है वह असली होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि यह वही शख्स है। ये ठग परिचितों से रकम मांगते हैं, वही आपकी डिटेल हासिल कर आपके अकाउंट को साफ कर देते हैं। ऐसे कर रहे हैं आपका व्हाट्सएप हैक। व्हाट्सएप अकाउंट को परिकार्ड करने के लिए 2 विकल्प होते हैं, पहला ओटीपी और दूसरा कॉलिंग। सभी कॉल साइबर ढंग से मोबाइल नंबर पर डाइवर्ट रहती है, लिहाजा साइबर गायक करने के लिए कॉलिंग के विकल्प को चुनता है और दूसरे के व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में लॉगिन कर उस अकाउंट में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप और नंबरों को मैसेज या कॉलिंग करना शुरू कर देता है। केस स्टडी 1। लक्ष्मीनगर निवासी सुरेश यादव एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। उसे घर और आसपास नेटवर्क की दिक्कत। उसने सोचा कि कॉलर द्वारा स्पेशल कोड पर डायल करने से उसे फायदा होगा, लेकिन उसे ठगों ने 7,000 की चपत लगा दी। हालांकि रकम कम होने के कारण उसने किसी शिकायत नहीं की, लेकिन वह अपने सभी जानकारों को ऐसी कॉल और मैसेज लेकर समझाता रहा। केस स्टडी 2। सीमापुरी निवासी रोहित कुमार एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। इन्हें कॉल कर एक शख्स ने खुद को मोबाइल कंपनी का प्रतिनिधि बताकर नेटवर्क ठीक करने का झांसा दिया और स्पेशल कोड डायल कराकर कॉल डाइवर्ट करा ली। लेकिन कुछ जानकारों की जालसाजों ने फ़ोन किया ही था कि रोहित को पता चला। उसने अपना नंबर ब्लॉक कराकर ठगे जाने से खुद को बचा लिया। इनसे रहें सावधान। केवाईसी अपलोड, बिल अपडेट और मोबाइल नेटवर्क ठीक कराने जैसे मैसेज वाले कॉल या लिंक से बैंक व मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के नाम की फर्जी ऐप को डाउनलोड करने व लिंक और कॉल के
क्विज, लकी ड्रा व बेस्ट यूजर के नाम से इनाम जीतने के मैसेज, कॉल व लकी लिंक से फर्जी शॉपिंग साइट्स, फर्जी लुभावने ऑफर वाले लिंक, कॉल और मैसेज से ऐसे रहें सुरक्षित। लिंक डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस में स्पेलिंग की एक गलतियों पर जरूर ध्यान दें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर उस तरह का ईमेल यूज करते हैं जो नामी कंपनियों को बस ये मामूली सा हेरफेर कर देते हैं। किसी भी ऐसे लिंक पर जिसमें आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। साथ ही साइबर सेल को जरूर सूचित करें। अपनी जानकारी संभाल कर रखें। कंप्यूटर फोन में 3 जानकारी को पासवर्ड से सुरक्षित रखें। किसी साइट पर है तो लॉग आउट के बाद ही बाहर निकलें। इन कोड को डायल ना करें। ऐसे कर रहे हैं आपका व्हाट्सएप हैक। व्हाट्सएप अकाउंट को परिकार्ड करने के लिए 2 विकल्प होते हैं। शिक्षक रहें सतर्क। अगले महीने शुरू होगा विद्या समीक्षा केंद्र। बुनियादी शिक्षा के 9 मॉड्यूलों को होगी मॉनिटरिंग। लखनऊ प्रदेश की बुनियादी शिक्षा पर नजर रखने के लिए अगले महीने विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत होगी। इसके पहले प्रसिद्ध स्कूलों में तिमाही परीक्षाएं करवाने की योजना है। इस केंद्र के डैशबोर्ड से पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक नज़र में दिखेगी। ऑपरेशन कायाकल्प के साथ ही निपुण लक्ष्यों के आकलन का मूल्यांकन मिनटों में होगा। इस केंद्र से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। केंद्र की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा गया है। परीक्षा के बाद रिजल्ट का डैशबोर्ड लाइव मुख्यमंत्री को दिखाने की योजना है। यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया है। इसके लाइव होने से पहले तिमाही परीक्षाएं करवाई जाएंगी ताकि परीक्षा के बाद बच्चों के OMR शीट को सरल ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाए। तुरंत ही विद्या समीक्षा केंद्र के डैशबोर्ड पर परिणाम आ जाएगा। इससे ही बच्चों को रिजल्ट तैयार किया जाएगा और ब्लॉक जिले का आकलन भी तुरंत इसके डैशबोर्ड पर दिखेगा। अभी तक मिड डे मील, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत निरीक्षण आदि के अलग अलग मॉड्यूल है और इसकी मॉनिटरिंग का तरीका भी अलग अलग है। इससे स्कूलों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इससे आने वाले डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। वहीं डैशबोर्ड पर यह भी दिखेगा कहाँ पर समस्याएं ज़्यादा है। इसी नीति बनाने में मदद मिलेगी। इस केंद्र के लिए 50 लोगों की टीम का प्रशिक्षण चल रहा है। चाइल्ड ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। इसकी मदद से चाइल्ड ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। वहीं कितने बच्चों के खाते में DBT की धनराशि पहुंची, इसका ब्यौरा रोज अपडेट होगा। पंजीकरण, ड्रॉप आउट व रिटेंशन दर भी अपडेट होती रहेगी। निपुण भारत के लक्ष्यों को इससे जांचा जा सकेगा और डैशबोर्ड पर स्कूलवार, ब्लॉकवार और जिलावार स्थिति दिखेगी। इसके माध्यम से मिड डे मील की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। स्कूल से मिड डे मील खाते की फोटो अपलोड की जाएगी। निरीक्षण मॉड्यूल को भी यहाँ लाइव किया जाएगा। केंद्र के डैशबोर्ड से पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक नज़र में दिखेगी। जियो टैगिंग की मदद से होने वाले निरीक्षण की स्थिति देखी जा सकेगी। 25 विद्यार्थियों पर 1 रसोइयों की नियुक्ति। पढ़िए क्या है शासन की नई व्यवस्था। प्रयागराज राजकीय स्थानीय निकाय सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसा, ECGI केंद्रों में सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है। स्कूलों में भोजन पकाने के लिए स्थानीय स्तर पर रसोइयों की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से कराने का निर्देश है। नई व्यवस्था में रसोइयों को 1000 रुपये मानदेय निर्धारित है। नई व्यवस्था में रसोइयों को 1000 रुपये की दर से मानदेय देना है। यह भी निर्देशित है कि यदि विद्यालयों में 25 विद्यार्थी पंजीकृत है तो 1 रसोइया होना चाहिए। यह संख्या 100 होने पर 2 रसोइयों की नियुक्ति जरूरी है। 200 पर 3, 300 पर 4 और 1000 पर 5, 1500 पर 6 और 1500 से अधिक छात्राओं के होने पर 7 रसोइयों की तैनाती जरूरी है। शासन के निर्देश के अनुसार रसोइयों पर होने वाले व्यय का 75% वहन भारत सरकार द्वारा, शेष 25% राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। डुगडुगी पिटवाकर नियुक्ति संबंधी सूचना दी जाएगी। रसोइयों के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोइयों के नाम से बचत खाता खुलवाकर किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों की योजना की कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोइयों का चयन ग्राम पंचायत वार्ड समितियों के माध्यम से होगा। इनकी संख्या भी विद्यालयवार निर्धारित की जाएगी। संख्यात्मक विवरण को मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि इच्छुक सामान्य जन इस विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकें। ग्राम पंचायत और वार्ड सभासद के स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय संसाधनों जैसे डुगडुगी आदि का माध्यमों का भी प्रयोग किया जाएगा। अप्रैल से मई के बीच करना होगा रसोइयों का चयन। सभी संस्थाओं में रसोइयों का चयन आगामी शिक्षा सत्र के लिए अप्रैल से मई के बीच करना होगा। इसके लिए संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 10 अप्रैल तक विज्ञापन प्रसारित करा दिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए 10 दिन का समय देना होगा। विज्ञापन में ग्राम पंचायत, वार्ड समिति के सदस्य, सचिव, संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अंतिम तिथि भी अंकित कर दी जाए। रसोइया के चयन में पारदर्शिता। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा कि संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरांत उसे पावती रसीद दी जाए। यदि प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति होती है तो संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन के लिए नियत तिथि के दिन अपराह्न 5 बजे तक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इस संबंध में लगाए गए ड्राफ्ट बॉक्स में अपना आवेदन डाल सकेंगे। ऐसे होगी रसोइयों का चयन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ड्राफ्ट बॉक्स में डाले गए आवेदन पत्रों को आगामी 5 दिन के भीतर संबंधित प्रधानाध्यापकों को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरांत ग्राम वार्ड स्तरीय समिति द्वारा 1 सप्ताह में रसोइयों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।